हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग घर में होंगे और सेफ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का अपना टॉपिक वही ट्रांसफार्मर से जुड़ा है। तो आइए जानते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। अभी तक हम लोग ट्रांसफार्मर का बेसिक के बारे में पढ़े, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन किए। और आज हम लोग ट्रांसफार्मर का जो क्लासिफिकेशन किए उनका कुछ कुछ व्यू ऐसे जानेंगे जो बेसिकली हम डिफरेंस कर पाएंगे देख करके या समझ पाएंगे कि वो कौन सा ट्रांसफार्मर कौन सा वर्क करता है और किस किस तरह से उसे अलग अलग भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि हम लोग पहले पढ़े थे कि आउटपुट वोल्टेज के बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के बेसिस पे ट्रांसफार्मर को कितने भागों में डिवाइड किया गया था। तो हम लोग देखे थे दो भागों में। कौन सा? स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। दो भागों में क्या किए थे, बांटे थे, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम लोग पढ़े थे क्या है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, यानी वोल्टेज को बढ़ाता है। वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है। आपको पता ही है कि ट्रांसफार्मर में सिर्फ बढ़ाने और घटाने वाली बात है, तो वो वोल्टेज को ही बढ़ाता घटाता है। ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी, इसके बाद पावर पर ट्रांसफार्मर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, कोई इफेक्ट नहीं होता है। प्राइमरी साइड में ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में जो पावर होता है वही सेम पावर आपको सेकेंडरी साइड में भी मिलेगा। P1 जो मिलेगा वही P2 मिलेगा। फ्रीक्वेंसी आपको प्राइमरी साइड में जो मिलेगा वो सेम फ्रीक्वेंसी आपको सेकेंडरी साइड में भी मिलेगा। तो ट्रांसफार्मर द्वारा फ्रीक्वेंसी और पावर में कोई चेंजिंग नहीं कर पाता है। सिर्फ चेंजिंग होता है तो होता किस में है? वोल्टेज में और करंट में। वोल्टेज में और करंट में, दो ही चीज में क्या करता है? चेंजिंग करता है ट्रांसफार्मर, वोल्टेज या करंट में। बाकी पावर और फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफार्मर का कोई प्रभाव नहीं होता है, ये कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? कम वोल्टेज को ज्यादा करता है, यानी वोल्टेज को इंक्रीज करता है। ये ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि प्राइमरी साइड में ये आ गया आपका क्या? प्राइमरी साइड, और ये आ गया आपका सेकेंडरी साइड। ये है आपका प्राइमरी साइड, ये है आपका सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न से क्या होता है? कम होता है। प्राइमरी साइड में टर्नों की संख्या जो होता है वो क्या होता है? कम होता है, और सेकेंडरी साइड में अधिक होता है। तो ये कम वोल्टेज को ये क्या करता है? इस साइड में वोल्टेज कम होगा और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज क्या होता है? अधिक होता है। यानी ये आ गया। और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो 3 फेज ट्रांसफार्मर भी होता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमेशा ही 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर नहीं बनता है। दूसरी बात यह है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर और इसका जो कनेक्शन होता है वो डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कनेक्शन अगर पूछा जाए कि किस तरह का कनेक्शन होता है, तो डेल्टा और डेल्टा में, डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये पावर जनरेशन में 11 केवी, आपको पता है कि 11 केवी वोल्टेज जनरेट होता है। ये क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? इस 11 केवी को 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी या 400 केवी या 440 केवी में क्या करता है? चेंज कर देता है। ट्रांसमिशन के लिए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो आवश्यकता होता है वो ट्रांसमिशन के लिए होता है। किसके लिए? ट्रांसमिशन के लिए।
ट्रांसमिशन के लिए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की जरूरत होता है, जो वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है। और स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न क्या होता है, प्राइमरी साइड से अधिक होता है, ज्यादा होता है। आइए दूसरा हम स्टेप डाउन के बारे में जानते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है यह सिंगल फेज में भी आता है और 3 फेज में भी आता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को, ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को यानी बढ़ा हुआ वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है, वोल्टेज को कम करता है। ये आ गया आपका प्राइमरी साइड, ये आ गया आपका सेकेंडरी साइड। इसमें नंबर ऑफ टर्न जो होता है प्राइमरी साइड में अधिक होता है और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न क्या होता है, कम होता है। नंबर ऑफ टर्न क्या होता है, कम होता है। ये ट्रांसफार्मर का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या है, जैसे आप मान लो 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV या 440 kV को क्या करता है, स्टेप डाउन करता है। क्या करता है, वोल्टेज डाउन करके ये किसमें चेंज करता है, 440 में, 3 फेज 440 में, और सिंगल फेज का अगर बात करें तो 240 में क्या करता है, वोल्ट में चेंज करता है। ये किसका काम है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। इसमें सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, इसमें कम होता है। ये ट्रांसफार्मर खास करके डेल्टा स्टार में कनेक्शन होता है 3 फेज। कौन सा, 3 फेज जो है वो किसमें होता है, 3 फेज में प्राइमरी साइड जो होता है वो डेल्टा में होता है और सेकेंडरी साइड जो है वह किस में होता है, स्टार में होता है। प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड 3 फेज का, और सिंगल फेज में तो ऐसा कोई बात है नहीं। ये ट्रांसफार्मर को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। ये ट्रांसफार्मर को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी क्या करा जाता है, कहा जाता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप डाउन करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं बेसिस ऑफ क्या, कोर के बेसिस पर जो इसे बांटा गया है, बेसिस ऑफ कोर के आधार पर जो बांटा गया है उसके बारे में जान लेते हैं। क्या, बेसिस ऑफ कोर के बेसिस पे जो बांटा गया है, तो इसमें हम लोग देखे थे 3 टेप से। कौन सा, एक कोर टेप, एक देखे थे हम लोग सेल टेप, एक देखे थे बेयरी टेप। तो 3 प्रकार का कोर टेप ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर है, जो इस तरह से ट्रांसफार्मर बना होता है। ये इसी तरह से देख लीजिए, ये क्या होता है, इसी तरह के छोटे छोटे लेमिनेटेड कोर को क्या किया जाता है, प्रेस करके बनाया जाता है। ये लेमिनेटेड कोर को क्या होता है, इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से बनाया, और यहां क्या किया जाता है, रिवेट लगा दिया जाता है। इसलिए लगा दिया जाता है कि अगर ये खुला रहे, इसका एयर गैप बीच में बढ़ जाए तो ज्यादा ये हमिंग की आवाज ज्यादा होने लगती है। जो आप ट्रांसफार्मर में हमिंग की आवाज देखते हो, ये इसी का जो ये लेमिनेटेड कोर है, अगर बीच में इसका गैप, एयर गैप बढ़ जाता है तो हमिंग की आवाज ज्यादा करता है। इसलिए इसे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, रिवेट्स लगा दिया जाता है, और इसमें क्या करते हैं, इधर से वाइंडिंग कर देते हैं, और इधर से क्या करते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं। ये आ गया आपका प्राइमरी साइड, ये आ गया आपका सेकेंडरी साइड। ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। इसमें जब सप्लाई दिया जाता है तो क्या होता है, इसमें फ्लक्स चेंज होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये किस पे काम करता है, एसी पे, ये डीसी पे काम नहीं करता है, डीसी पे काम नहीं करता है। ये किस पे काम करता है, एसी पे। जब इसमें अल्टरनेटिव करंट देते हैं तो इसमें क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है। तो ये फ्लक्स क्या होता है, कोर के थ्रू इस तरह से चलता है, कोर के थ्रू क्या होता है, ऐसे चलते रहता है।
कोर के थ्रू इस तरह से चलते रहता है। फिर इसमें आता है, इसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है और इसमें इसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको आउटपुट ले लेते हैं। ये आउटपुट हो गया। तो ये कोर टैप में, और दूसरा हम बनाते हैं सेल टैप। फिर दोनों का डिफरेंस आपको बताते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा ज्यादातर अच्छे हैं। आप ये आ गया आपका, इसको मान लो आपकी ये प्राइमरी सेट का वाइंडिंग है। कौन सा, प्राइमरी। इसी के ऊपर एक और वाइंडिंग किया जाता है जो निकाल दिए, ये आ गया आपका सेकेंडरी सेट। देखो इसमें क्या होता है कि जब आपको पता है कि जब इसमें सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स बनेगा। तो वो फ्लक्स कैसे चलता है, इसमें एक ही पथ था, ये पाथ जो था वो एक पाथ था, ये एक ही पाथ से क्या होता था, घूम रहा था। इसमें क्या हुआ कि इसमें इधर से भी घूम सकता है और इधर से भी घूम सकता है, इधर से भी फ्लक्स घूम सकता है, और यानी फ्लक्स का चलने का पाथ जो हो गया, पाथ कितना हो गया, 2 पाथ। तो किसका, फ्लक्स का चलने का पाथ जो है 2 पाथ हो गया। इसमें फ्लक्स एक पाथ से ऊपर चलता है, इसमें 2 पाथ से चलता है। इसमें फ्लक्स क्या होगा, आपको पता है कि जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता होगा तो फ्लक्स जब बनता होगा, तो ये इधर से भी बनता होगा, इधर से भी बनता होगा, इधर से भी बनता होगा, इसमें भी इधर बनता होगा और इधर से भी बनता होगा। तो इसमें क्या होता होगा कि फ्लक्स का लीकेज बहुत ज्यादा है। ये फ्लक्स कहाँ काम कर रहा है, कहीं नहीं। ये फ्लक्स कहाँ काम कर रहा है, कहीं नहीं। ये फ्लक्स कहाँ काम कर रहा है, कहीं नहीं। ये फ्लक्स कहाँ काम कर रहा है, कहीं नहीं। लेकिन इसमें जो दोनों तरफ से ऐसे बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, ये सारे फ्लक्स फिर से यूज हो रहा है, फिर से फ्लक्स क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। इसमें फ्लक्स क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। तो कोर टैप जो है, ये कौन सा है, कोर टैप, ये कोर टैप है। ये कौन सा है, तो ये है आपका सेल टैप। कौन सा टैप है, सेल टैप। तो कोर टैप में क्या होता है, फ्लक्स का लीकेज जो है वो अधिक होता है, और सेल टैप में फ्लक्स का जो लीकेज है वो क्या होता है, कम होता है, बहुत कम। इसमें इफिशियंसी इसका क्या होता है, बहुत कम होता है। लीकेज होने के कारण कोर टैप का जो होता है वो लीकेज होने के कारण इस ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी बहुत कम होता है, और इसका इफिशियंसी बहुत हाई होता है। इसके अपेक्षा इसका इफिशियंसी क्या होता है, हाई होता है। और इसमें क्या होता है कि लीकेज होने के कारण, लेकिन इसमें क्या है कि एक में ही अंदर प्राइमरी वाइंडिंग किया गया, उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग किया गया। इसमें क्या है, दो अलग अलग कोरों पर, कोर एक ही है लेकिन दो अलग अलग साइडों में, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, दो अलग अलग साइडों में इसमें क्या किया जाता है, वाइंडिंग किया जाता है। इसमें एक ही में किया जाता है। तो इस कोर टैप ट्रांसफार्मर से कई गुना ज्यादा एफिशिएंसी वाले अच्छे ट्रांसफार्मर कौन सा हो जाता है, सेल टैप, क्योंकि इसमें फ्लक्स का लीकेज कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है, और एक ही में वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग हो जाता है। तो इस तरह से सेल टैप और कोर टैप आ गया। एक आ गया आपका कौन सा, बेरी टैप। बेरी टैप का अगर हम बात करें तो ये इस तरह से आ गया आपका। ज्यादा टिप कर दिए हमने, ये ऐसे मान लो आप। इस तरह से इसमें बना था, और यहाँ बीच में क्या होता है, इस तरह से जो बना होता है, इसी में वाइंडिंग क्या होता है, इस बीच में क्या होता है, वाइंडिंग क्या होता है इसमें देखो फ्लक्स का चलने के लिए कई पाथ हो गया। अगर पाथ इसमें ये जो बनाए है इसमें देखें तो 1 2 3 4 कितने, 4 पाथ,
4 पाथ हो गया। ये कौन सा टैप है? बेयरी टैप ट्रांसफार्मर, बेयरी टैप ट्रांसफार्मर है। इसमें पथ, तो इसमें फ्लक्स का लीकेज जो है, फ्लक्स का लीकेज बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है, और इसका इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी हाई होता है। क्या होता है? इफिशियंसी हाई होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर यूज करने वाला कोई ट्रांसफार्मर है तो वो है कौन सा? वो कौन सा है? कोर टैप। कोर टैप ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा यूज होता है, चाहे वो सिंगल फेज में हो या 3 फेज में हो। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रांसफार्मर है कौन सा? सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर यूज होने वाला आपका सेल टैप, सेल टैप। कोर टैप ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, कोर टैप ट्रांसफार्मर बनाने के लिए जो टैंपिंग होता है वह इस तरह से होता है, एल टैप। इस तरह का होता है। सेल टैप का अगर बनाने का बात करें तो वो इस टैप से होता है। ये दोनों इसको हटा करके यहाँ रिपीट कर दिया जाता है, यहाँ रिपीट कर दिया जाता है, और इसमें जो बनाया जाता है वह होता है ई टैप। कौन सा टैप? ई टैप। ई और आई टैप, ये से बनता है कौन सा? सेल टैप। ये बन गया। इससे ये टैपिंग से जोड़ करके क्या बना दिया जाता है? इससे बना दिया जाता है कोर टैप, और इससे बना दिया जाता है कौन सा? सेल टैप। सेल टैप के लिए अगर पूछा जाए कि कोर का आकार यानी साइज किस तरह से होता है, ई और आई, और कोर टैप के लिए सॉरी सेल टैप के लिए ई और आई, और कोर टैप के लिए एल। कोर टैप के लिए क्या किया जाता है? एल का यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं क्या? कोर टैप और सेल टैप। फिर आगे आइए, अगर हम बात करें बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम के, कूलिंग सिस्टम के बेसिस पे अगर बात करें तो हम लोगों ने ट्रांसफार्मर को कई तरह से देखे थे। एक देखे थे नेचुरली कूलिंग, एक देखे थे ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर, एक देखे थे फॉर्सड एयर कूल्ड, एक देखे थे वाटर कूल्ड। आइए सबको अलग अलग करके जानते हैं कि कौन सा है। नेचुरल कूलिंग क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर आप देखते हैं, जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होता है, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होता है, उसका बॉडी में आप देखते हो इस तरह से कुछ कटिंग किया होता है। आपने देखा होगा कि बॉडी में इस तरह से क्या होता है? कटिंग किया होता है। इस तरह से कटिंग किया होता है। ये इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल कूलिंग ट्रांसफार्मर होता है, इसका कोर का क्षेत्रफल जो होता है ना, कोर का एरिया जो होता है ना, वो अधिक होता है। कोर का एरिया जो होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। और इसका बॉडी में इस तरह से डक्ट बना होता है। ये डक्ट क्यों बना होता है? ये डक्ट बनाने का तात्पर्य हो गया कि इससे होकर के क्या होता है? एयर जाते रहता है। और इसका कोर भी क्या होता है? कोर का एरिया जो है वो क्या होता है? अधिक होता है। कोर का एरिया भी अधिक होता है, और इसमें बॉडी में इस तरह से डक्ट क्या होता है? ये कटिंग क्या होता है? इससे क्या होता है? एयर पास होते रहता है, जिसके कारण ये क्या होता है? इसका वाइंडिंग जो है, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग क्या होता है कि कूल होते रहता है, और ये बहुत ही आराम से कूल हो जाता है। ये नेचुरल कूलिंग जो है वह छोटे छोटे ट्रांसफार्मरों के लिए है। मैक्सिमम हम कह सकते हैं तो 20 kVA से अधिक के ट्रांसफार्मर को हम नेचुरल कूलिंग नहीं कर सकते।
अगर हम नेचुरल कूलिंग का बात करें तो 20 केवीए से अधिक के ट्रांसफार्मर को हम नेचुरल कूलिंग नहीं कर सकते क्योंकि वह ज्यादा हीट होता है। ये हीट होने का क्या, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो टाइप्स के लॉसेस होते रहता है। अगर लॉसेस का हम बात करें तो टू टाइप्स लॉसेस होता है। एक पहला जो होता है वो होता है आयरन लॉसेस। कौन सा? आयरन लॉसेस। दूसरा कौन सा होता है? वो होता है कॉपर लॉसेस। कौन सा? कॉपर लॉसेस। तो आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस के कारण क्या होता है? ट्रांसफार्मर का कोर वो और वाइंडिंग हीट होता है। आयरन लॉसेस के कारण कोर हीट होता है। क्या होता है? कोर हीट होता है। और कॉपर लॉसेस के कारण क्या होता है? वाइंडिंग हीट होता है। तो इन दोनों हीट को कूलिंग करने के लिए या ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है? उसके अंदर ये सारे व्यवस्था की जाती है। तो छोटा जो ट्रांसफार्मर है 20 या 20 केवी से नीचे वाले ट्रांसफार्मर जो होता है वो नेचुरली जो होता है वो ठंडा हो जाता है। इससे कटिंग कर दिया जाता है, कोई बाहर से कुछ नहीं कर दी है वो, जैसे कि आपने छोटे छोटे ट्रांसफार्मरों में अक्सर देखते हो। इसको ज्यादा जरूरत नहीं होता है, ये नेचुरल कूलिंग हो जाता है। ऑयल कूलिंग वाला ज्यादातर ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, ऑयल कूलिंग वाला। ऑयल कूलिंग का ट्रांसफार्मर का अगर बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहले हम जानते हैं कि एक एक करके बात करेंगे, पहले साफ कर लेते हैं। ऑयल कूलिंग के दो तरह के हो जाता है। एक आ जाता है ऑयल में नेचुरल ऑयल कूलिंग। नेचुरल ऑयल कूलिंग एक होता है नेचुरल तो नहीं कर सकते हैं, नेचुरल तो वो होता नहीं है। अगर हम एयर ब्लास्ट का बात करें या ऑयल ब्लास्ट का बात करें तो ये चल सकता है। क्या? ऑयल ब्लास्ट कूल, दो तरह का। ये नेचुरल ऑयल क्या है? इसमें अक्सर आप ज्यादातर ट्रांसफार्मर इस तरह का आप देखते हो। और ये जो है एयर ब्लास्ट, ये 500 केवीए के ट्रांसफार्मर में ये व्यवस्था की जाती है, ये सिस्टम किया जाता है। और ये नेचुरल ऑयल जो है, नेचुरल ऑयल में ये किया जाता है। नेचुरल ऑयल में क्या होता है? जैसे कि आपने इस तरह से ट्रांसफार्मर देखा होगा, इस तरह से इसमें क्या होता है? काफी सारा ट्यूब लगा होता है उसके साइड में, काफी सारा इसमें क्या होता है? साइड में लगा होता है। आपने देखा होगा जो खंभों पे रखा हुआ आपको कई तरह से दिखा होगा। आपके घर के इर्द गिर्द जो ज्यादा ट्रांसफार्मर होते हैं वो इसी तरह का ट्रांसफार्मर होता है। और इसके ऊपर क्या होता है? एक टैंक होता है। क्या होता है? जो यहां से कनेक्ट होता है। ये क्या है? आपका टैंक है। ये क्या है? इसको हम लोग कह सकते हैं कूलिंग ट्यूब। क्या है ये? कूलिंग पाइप या ट्यूब कह सकते हो। और इसमें क्या होता है कि ऑयल भरा होता है। इसमें क्या होता है? बीच में वाइंडिंग होता है। बीच में क्या होता है? वाइंडिंग होता है। मान लो ये वाइंडिंग है, जिसका जो भी हो, और इसमें ऑयल भरा होता है। क्या होता है? ऑयल भरा होता है। ऑयल के बारे में अलग अलग पढ़ाएंगे। इसमें दो प्रकार के ऑयल भरा जाता है। एक ऑयल आता है इसमें मिनरल ऑयल, एक आता है सिंथेटिक्स ऑयल। ज्यादातर जो ऊपर जो खंभों पे लगा होता है ट्रांसफार्मर, उसमें मिनरल ऑयल डाला होता है, जो हाइड्रोकार्बन और सिलिकॉन का क्या होता है कि मिश्रण होता है। और जो ये ऑयल एक तरह का मोबिल ऑयल भी हम लोग कह सकते हैं, ये एक तरह का मोबिल ऑयल है। नेचुरल ऑयल जो है एक तरह का हाइड्रोकार्बन और सिलिकॉन का जो है ये क्या होता है? मिश्रण होता है, ये एक तरह का मोबिल ऑयल है। और जो ट्रांसफार्मर खाद्यान्नों में अलग खास करके जो लगाया जाता है, जमीन के नीचे लगाया जाता है खाद्यान्नों सब में, उसमें क्या होता है कि सिंथेटिक्स ऑयल डाला जाता है, वो काफी महंगा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर में सप्लाई दी जाती है, इसका कोर और वाइंडिंग हीट होता है, तो ये ऑयल क्या होता है? ऑयल को हीट करता है। जब ज्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है? ऑयल को हीट करता है। तो ऑयल क्या होता है? इस ट्यूब में आ जाता है। इस ट्यूब में आ जाता है।
और इस ट्यूब में क्या होता है कि हवा से ये एयर से क्या होता है, ये ट्यूब में जो रखा हुआ ऑयल होता है वो ठंडा हो जाता है, फिर ठंडा ऑयल क्या होता है ट्रांसफार्मर के अंदर चला जाता है, फिर गर्म होकर के जो तेल ऊपर आता है वो इस ट्यूब में आ जाता है, इस ट्यूब में आ जाता है, और यहाँ आकर के क्या होता है ठंडा हो जाता है, फिर ये इसके अंदर आ जाता है। तो ये हो गया नेचुरल ऑयल कूलिंग, नेचुरल ऑयल कूलिंग। और ऑयल ब्लास्ट में क्या होता है कि एक रेडिएटर लगा दिया जाता है, इसी में क्या किया जाता है, यहाँ पर जो है ये ट्यूब में एक ये अंदर ही लगा होता है, आपको दिखेगा नहीं, वो अंदर ही लगा होता है, क्या होता है एक रेडिएटर लगा दिया जाता है, और रेडिएटर में एक एयर पंप लगा होता है, क्या लगा होता है एयर पंप लगा होता है। एयर पंप क्या करता है, उसमें रेडिएटर पे हवा डालते रहता है, और वो हवा जब इसमें ऑयल भरा होता है, ये रेडिएटर टाइप से पतला पतला होता है, तो रेडिएटर में जो ऑयल भरा होता है एयर पंप के थ्रू उसमें क्या होता है हवा देते रहता है, ये जल्दी से ठंडा होकर के फिर से तेल आते रहता है। तो ये एयर ब्लास्ट किसमें लगाया जाता है, 500 केवीए वाला, यानी जो बड़ा सा ट्रांसफार्मर होता है उसमें यूज होता है, वो बड़ा सा ट्रांसफार्मर होता है उसमें यूज होता है, ये सारे में नहीं होता है। आइए तो हम लोग आते हैं अब वाटर कूलिंग ट्रांसफार्मर में। क्या वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर, क्या वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर किस तरह का ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर इस प्रकार का बना होता है। ये इसका क्या हो गया, कोर हो गया, क्या हो गया, कोर हो गया, इसमें ये वाइंडिंग हो गया, सपोज कर लो ये वाइंडिंग है इसका, इसमें क्या होता है ऑयल भरा होता है, क्या भरा होता है, ऑयल भरा होता है, इसमें ऑयल क्या होता है, ऑयल भरा होता है, हर जगह इसमें ऑयल भरा होता है, ये पूरी का पूरी ड्रम जो है इसमें ऑयल, और इसके अंदर क्या होता है पाइप डाला होता है, इस तरह से 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 क्या होता है पाइप, ये वाटर हो, कौन सा पाइप होता है, वाटर वाली पाइप होता है। इसमें इधर से क्या होता है इनलेट, पाइप लगा होता है इसमें, इधर से क्या होता है कूल वाटर जाता है, और इसमें क्या होता है कि ऑयल जो होता है ऑयल के बीच में इस तरह से पाइप डाली हुई होता है, जो गर्म ऑयल ऊपर जाता है हीट में, ये पाइप से क्या होता है कि जब ठंडा पानी से गुजरते रहता है तो वह पाइप को टच करता है, तो वह तेल को भी क्या करता है ठंडा कर देता है, वह तेल को भी क्या करता है ठंडा कर देता है, और इधर से ये हॉट वाटर क्या होता है निकलता है। ये हो गया आउटलेट, ये क्या हो गया, ये आउटलेट, इधर से गर्म पानी निकलता है और इधर से कोल्ड ठंडा पानी इन होता है। तो इस तरह से क्या होता है ट्रांसफार्मर ठंडा हो जाता है, इस तरह से ट्रांसफार्मर क्या होता है ठंडा हो जाता है। तो इस तरह का जो सिस्टम लगा होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में होता है, उसे कहा जाता है वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर। क्या कहा जाता है, वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर। अब आइए हम लोग अगर बात करें किसका, तो अब वैसे सब हम लोग आ जाते हैं किस पे, आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर। क्या बेसिस ऑफ आउटपुट कैपेसिटी, बेसिस ऑफ आउटपुट कैपेसिटी का बात करें तो अभी इसमें हम लोगों ने दो तरह के ट्रांसफार्मर पढ़े थे, एक पढ़े थे ऑटो ट्रांसफार्मर और एक पढ़े थे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का अगर बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये इस तरह का ट्रांसफार्मर होता है, इसमें एक ही वाइंडिंग होते हैं। बाकी सारे ट्रांसफार्मर में आपने दो दो वाइंडिंग देखा, लेकिन इसमें एक ही वाइंडिंग होता है। ये आ गया आपका प्राइमरी वाइंडिंग, क्या आ गया, ये V1 मान लो, ये है A B, ये प्राइमरी वाइंडिंग आ गया। इसी में से क्या करता है टिप निकाल करके इधर से निकाल देते हैं,
ये आ गया आपका, ये आ गया प्राइमरी वाइंडिंग, ये आ गया आपका सेकेंडरी, एक ही वाइंडिंग होता है। और इसी को क्या करते हैं, ऊपर नीचे करके, ये कभी आप यहाँ वेरिएबल का है, ये इसको आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ तक ले आ सकते हो। तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर जो है एक ही वाइंडिंग होता है, वही प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें दो वाइंडिंग नहीं होता है। तो इसके कारण इसमें क्या होता है कि जो वाइंडिंग करने वाला ये तार लगा है, ये तार की खपत बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। और ये हम लोग कह सकते हैं कि ये वाइंडिंग, ये ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह से, यानी इलेक्ट्रिकली रूप से